नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आपने सुना होगा इस देश में लगातार मीडिया में ये चलता रहता है कि मीडिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक गोदी मीडिया कह लीजिए, कोई लोग उसे खान मार्केट कहते हैं, और इसके कारण भी है। वो किसी भी बात के लिए, अच्छा हो खराब हो, अंधभक्तों की तरह एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आप उनको इसमें किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। ऐसे ही मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि इस देश का 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कैसे ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है वो एक बार फिर से मस्त हो गया है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर मुस्लिम समाज खामोश क्यों है। आपने देखा होगा कि जब ये चुनाव शुरू हुआ 2024 का, और जो एनडीए की ओर से जब प्रधानमंत्री ने सदन में 400 का नारा दिया था, तो पहले 3 चरण तक तो कुछ भी नहीं हुआ, विपक्ष को कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन जैसे ही 3 चरण खत्म हुए, उन्हें लगा उसको एक मुद्दा बनाया। क्या? आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, अगड़ा बनाम पिछड़ा, और हिंदुओं को कन्वर्ट किया उन्होंने जातिगत राजनीति के तहत। क्योंकि ये कांग्रेस को अच्छे से पता है कि हिंदू के नाम पर कुछ भी बोल दो, बोलने के समय वो सभी को बोलते हैं, पूरे हिंदू समाज को बोलते हैं। लेकिन जब विवाद होने की स्थिति होती है तो सीधा सीधा आरोप लगा देते कि ये तो हमने बीजेपी के लिए कहा। आपने देखा होगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, जब वो चलते थे और कोई पत्रकार जब सवाल करने के लिए आता था तो वो उससे जाति पूछ लेते थे। तुम ओबीसी से हो, इससे हो, उससे हो। मतलब टाल मटोल करने की जो कांग्रेस ने नैरेटिव बनाई, इसका फ़ायदा उसको इस चुनाव में मिला। इसका असर ये हुआ कि चुनाव बीते हुए करीब करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। सरकार ने बजट पेश कर दिया, लेकिन कांग्रेस और ये जो इंडिया अलायंस है, ये अभी भी इनकी खुमारी इस बात से नहीं उतरी है। वो अभी भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि ये सरकार बस जैसे कल ही गिर जाएगी। आपने देखा होगा लगातार बयानों में जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, वो एक ही बात कहते हुए नजर आएंगे। सरकार बैसाखी पे टिकी है। वो शुरुआती दिन से ही एनडीए के 2 घटक दल, एक टीडीपी और एक जेडीयू, इन दोनों पे डोरे लगातार डाल रही है कि किसी तरह से ये अलग हो जाए और सरकार
अस्थिर हो जाए। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप ये भी देखते होंगे कि विपक्ष लगातार ये कहता रहता है कि नरेंद्र मोदी सबसे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है। इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने मंत्री बनाने के लिए वो चाहते थे कि उनके कैबिनेट में डीएमके के 2 नेता टीआर बालू और ए राजा, आपको याद होगा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, ये सारे मामले के आरोपी थे, वो नहीं लेना चाहते थे। लेकिन सरकार बचाने के लिए इन दोनों नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया। ये होती है दूसरों के बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार का नतीजा। मनमोहन सिंह कई ऐसे बड़े फैसले थे जो लेना चाहते थे लेकिन वो ले नहीं सके, उन्हें रोल बैक होना पड़ा, वापस आना पड़ा। कई सारे टेलीकॉम में, कई सारे इंडस्ट्रीज़ में वो एफडीआई लाना चाहते थे लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने इसका विरोध किया। इसके चलते उन्हें अपना पैर पीछे लेना पड़ा। उसे कहते हैं बैसाखी की सरकार। क्या इस सरकार में नरेंद्र मोदी की जो एनडीए की सरकार इस बार बनी, चाहे सरकार गठन का हो, चाहे मंत्री पद का हो, किस पार्टी से कौन मंत्री बनेगा, या किसी फैसले की बात हो, अध्यक्ष चुनने की बात हो, आप इस 2 महीने के लगभग के कार्यकाल को आप देखें तो कहाँ पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री किसी फैसले को लेने में हिचक रहे। जबकि अगर पूर्व के उनके बयानों को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था कि 10 साल का जो कार्यकाल था वो टेलर, पिक्चर पूरी अभी बाकी है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो विपक्ष का नैरेटिव इन्होंने जो गढ़ा था, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, अब देखिए बजट जब आया तो विपक्ष क्या कहना स्टार्ट की कि ये सरकार जिन 2 लोगों के भरोसे बनी है, आंध्रा को और बिहार को मिला और देश के जितने भी अन्य राज्य हैं उनको कुछ नहीं मिला। जबकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि केंद्र की सरकार जो बजट लाती है वो पूरे देश के लिए होता है। क्या वो राज्य दर राज्य किसको क्या कितना दे रही है, उसके हिसाब से एक नई प्रथा सरकार को चलानी चाहिए, या जो भी विकास के कार्य होंगे वो इस देश में ही होंगे, इन्हीं देश में जो राज्य हैं उन्हीं के अंदर होंगे। और जो जनतंत्र की बात करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी ने इसका ठेका ले रखा है। तो उसका अगर पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, इस देश में कांग्रेस ने करीब करीब 55 साल तक शासन किया और इस देश में पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू
की सरकार में ही किया गया। वो संशोधन क्या था? अभिव्यक्ति की आज़ादी। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था केरला का एक अखबार था, उसका नाम था ऑर्गेनाइजर। उन्होंने अपने लेख में जवाहरलाल नेहरू के कुछ नीतियों के बारे में लिख दिया था। तो सरकार ने उस पत्रिका पर ही बैन लगा दिया। और बैन लगाने के बाद जब ये पत्रिका सुप्रीम कोर्ट में गई कि इस तरह से आप कैसे बैन लगा सकते हैं, हमें जो बोलना है उसको आप कैसे रोक सकते हैं, तो किसी प्रकार का आवाज़ न उठे, इसके लिए केस सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी के बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोक नहीं सकते। उधर केस चल रहा था और इधर कानून में संशोधन किया गया, एक अलग ही नैरेटिव चालू हो गया। तो उसके बाद से इंदिरा गांधी के शासन में क्या हुआ, राजीव गांधी के शासन में क्या हुआ, और भी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रह चुके उनके कार्यकालों में क्या हुआ, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये जो नैरेटिव कि संविधान को हम ही बचाएंगे, आज भी आप देख रहे होंगे कि संविधान को लेकर लगातार बात होती रहती है कि हम बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि अगर मोदी सरकार में आ जाते तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, या जो भी आपने नैरेटिव गढ़ा। इस 2 महीने के अंदर इस देश की जनता ने भी देखा कि क्या खत्म हुआ, क्या बचा हुआ है। तो इसको आप बहुत लंबा लेकर नहीं चल सकते। उस समय अग्निवीर को लेकर, नीट को लेकर बहुत सारे मामले हुए जिस पर विपक्ष बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही, चुनाव में कैंपेनिंग हो रहा था। लेकिन आज सरकार बन जाने के बाद कितने मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं। मैं क्यों ये बार बार कह रहा हूँ कि लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है वो बम बम है। इसका कारण है कि बीजेपी की सीटें घटना और कांग्रेस 99 पर पहुंच करके भी जिस प्रकार से खुशियां मना रही है कि जैसे सरकार उन्हीं की है, इससे एक बल मिला है। और इसका एक अलग नैरेटिव गढ़ना चालू किया उन्होंने, वो ये कि वो जनता के बीच में ये बताने की कोशिश में लग गई है कि भाजपा से हिंदू नाराज हैं, इसी के वजह से इस चुनाव में भाजपा की सीटें घटी। लेकिन जो करोड़ों लोग भाजपा को वोट दिए वो भी इस देश के हिंदू भाई बहन ही थे। ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। और जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि अब हिंदुत्व का कार्ड नहीं चलेगा, तो 240 सीटें पहुंचाने वाले भी वही हिंदू लोग हैं जिसकी वजह से भाजपा 240 पर पहुंची। और जहां तक सीट घटने का सवाल है, आज जिस प्रकार से राज्य दर राज्य इस पे मंथन हो रहा है, उसका अपना एक अलग कारण है। इसके बहुत सारे कारण निकल करके आ रहे हैं। किस प्रकार से
एरोगेंस की बात हो रही है नेताओं के, उसको लेकर नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज थे, उनका जो काम था वो काम नहीं हो रहा था, उसकी बातें हो रही है, उसको दुरुस्त करने की बातें की जा रही है। आप बजट पे देखिए, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे निर्मला सीतारमण जी को माता जी कहकर संबोधित कर रहे हैं, जबकि वो उनकी बेटी की उम्र की है। वो खुद 84 साल के हैं, 80 प्लस के हैं, और वो उन्हें माता जी कह रहे हैं। ये कांग्रेस के मानसिकता को ही दर्शाता है। तो मैं ये बता रहा था कि 1947 से जो कारवां स्टार्ट किया कांग्रेस ने, अगर इसके पन्ने आप खोलेंगे तो परत दर परत ये खुलते चले जाएंगे। ये इसी प्रकार की बात है जिस प्रकार से इसको भ्रमित करके चुनाव में उतरी थी, वो भ्रम भी बहुत जल्द विपक्ष का धीरे धीरे टूटना चालू हुआ है। एक चीज़ बीच में चालू हुई थी, आपने देखा होगा, लोग कहने लगे कि आखिर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है तो भाजपा इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, भाजपा इसका कोई तोड़ क्यों नहीं निकाल पा रही। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से भाजपा फ्रंट फुट पर आई है और एक एक करके चीज़ों को दुरुस्त कर रही है, बहुत जल्द विपक्ष को ये समझ में आ जाएगा कि वो जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू समाप्त हो जाएगा, हिंदुओं को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, जातियों में बांटने, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप हिंदू समाज पर अटैक करोगे तो तोड़ नहीं पाओगे उसको। जाति दर जाति अगर उसको आप तोड़ेंगे तभी वो विभाजित हो सकते हैं। और अगर आप पिछले दिनों हुई घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगी, और आज भी उसी काम में लगी हुई है। इसमें कहीं किसी तरह का अंतर दिखाई नहीं देगा आपको। और बहुत जल्द 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव ऑर्गेनाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो उम्मीद करता हूं कि वो भी चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे। और फिर जनवरी 2025 में दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव हैं। आप देखिएगा कि जो बचे हुए समय हैं ये धीरे धीरे कैसे विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त होता है, तब इनको समझ में आएगा कि झूठ की राजनीति बहुत लंबी नहीं होती। अब बात करते हैं मुस्लिमों की कि मुस्लिम खामोश क्यों। इन्होंने जिस प्रकार से, और इस चुनाव में खासकर आपने देखा कि किस प्रकार से मुस्लिम ने भर भर कर इंडी अलायंस को वोट किया, लेकिन ये जो नैरेटिव इन्होंने दिया इस 2 महीने में ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अब मुस्लिम समाज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने तो बोला था कि इस तरह से, कई सारे मीडिया में ये बाइट चले थे, आपने देखा होगा, कई मुस्लिम महिलाएं फॉर्म लेके खड़ी थी कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जो राहुल गांधी ने 8,500 रुपये महीना खटाखट देने की बात की थी। रोज़गार हो, पैसे हो, गरीबी दूर करने की बात हो, तो कई सारे लोग, तो सोचिए कि उनकी सोच कैसी है और किस तरह से वो लोग आसानी से बरगलाया जा सकता है, ये विपक्ष को बहुत अच्छे से पता है। और इसी लालच में उन्होंने इस लोकसभा में भर भर के विपक्ष को वोट किया। लेकिन पिछले
3 चुनाव के तुलना अगर आप करें तो भी पीएम इन वेटिंग मिस्टर राहुल गांधी आज भी वेटिंग में ही हैं और आगे न जाने कितने अनंत काल तक वो वेटिंग में रहेंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके ही सहयोगी दल या जिसे आप तथाकथित इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो बाहर से देखने में तो गठबंधन ठीक ठाक लगता है, लेकिन जिस प्रकार से उसके जड़ खोखले हैं, उसकी नींव कमज़ोर है, बहुत जल्द उसमें सिर फुटौल आपको देखने को मिलना भी चालू हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ जगह तो आपने इसकी शुरुआत देखी ही है, कैसे चुनाव ख़त्म हुए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रास्ता अलग हो गया। आज कैसे एक दूसरे को वो गाली देने के लिए फिर से एकदम मस्त अंदाज में गाली देते हैं बिना कोई लाव लपेट के, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो ये लोग बाप बाप चिल्लाने लगते हैं। यही तो इनकी धारणा है। अब मुस्लिम समाज को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, और वो अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। वहीं एक और ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, किस प्रकार से केंद्र की योजनाओं का जो पैसा जाता है बंगाल को, उन पैसों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, और जब केंद्र सरकार पैसा रोक देती है तो आप देखते हैं ना कैसे चिल्लाने लगते हैं टीएमसी के नेता कि हमारा पैसा केंद्र सरकार रोक ली है, नहीं दे रही है। ममता बनर्जी इसके इतर एक और बयान देती है। बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहे उसको लेकर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ से जो लोग भी आना चाहें शरणार्थी, उनको हम अपने राज्य में स्थान देंगे। ममता बनर्जी को ये अधिकार किसने दिया? ना वो इस देश की प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई वैसी अथॉरिटी पर्सन, वो एक स्टेट की सीएम। इंटरनेशनल पॉलिसी को वो किस हक से डील कर सकती? इस पे बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और भारत की सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि मुझे इस चीज़ से काफ़ी खेद है, इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का बयान नहीं आना चाहिए। ऐसे कैसे हमारे देश के लोगों को शरणार्थी बोला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। तो ये पूरा जो बना हुआ है, इसको इस रूप में देखिए कि कैसे एक मायाजाल होता है ना, एक मायाजाल बनाकर उसके अंदर एक बात फैलाना कि भाई हम तो ऐसे हैं, ऐसे ही करेंगे। वही विपक्ष अभी भ्रम जाल फैला रहा है, एक नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव को घुमा घुमा कर दिखाने की कोशिश की। लेकिन जिस प्रकार से अभी भाजपा एग्रेसिव हुई है, बहुत जल्द समझ में आएगा कि कैसे इन चीज़ों पर भाजपा काम कर रही है, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहावत है ना कि झूठ बहुत दिन तक चल नहीं सकता, कुछ दिनों के लिए
क्षणिक सुख आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसे लंबा लेकर चलें तो ये संभव होता नहीं। इस विश्लेषण में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो या इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन बटन ले सकते हैं, आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर, आपका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।